कैसे हो प्यारे बच्चों। उम्मीद है सब लोग अच्छे ही होंगे। आज अपन बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम में दो टॉपिक लिए थे, उनमें से दूसरे टॉपिक की जो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलो टाइम खराब नहीं करते हैं आप लोगों का और लिखते हैं अलैंगिक जनन। किसकी बात करेंगे अपन? अलैंगिक जनन की बात करेंगे बेटा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या आवश्यकता होती है और क्या विशेषताएं होती है, यहां से टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बेसिकली कॉन्सेप्ट ये जान लेना है कि इसमें निषेचन नहीं होता है। दिमाग में एक चीज फिट कर लेना बेटा, इसमें निषेचन नहीं होता है, बोले तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी और हम वो सभी कंडीशनें लगा देंगे जो लैंगिक जनन में लग रही थी, लेकिन यहाँ पे एक वो कंडीशन, केवल एक कंडीशन वो नहीं लगेगी निषेचन वाली, यानी निषेचन नहीं होगा। कुल मिलाकर कहें तो निषेचन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यहां बात करेंगे अपन पहले पॉइंट्स की कि इसमें जनक की अगर बात की जाए, सबसे पहले जनक की बात की जाए तो नर और मादा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सामान्यतः जनक कैसा रहता है? एक ही होता है। सामान्यतः कैसा होगा? एक ही होगा। विभाजन की बात की जाए, विभाजन की अगर बात की जाए तो विभाजन कौन सा चलेगा? यहाँ पे विभाजन चलेगा समसूत्री, समसूत्री चलेगा। और एक और चल सकता है असूत्री, असूत्री। नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा किसका? असूत्री का। किसका सुना होगा? असूत्री का। एमाइटोसिस के बारे में जिक्र करता हूं मैं, एमाइटोसिस का। थोड़ा सा अगर आप चाहो तो थोड़ा सा कर लेते हैं एमाइटोसिस। इस प्रकार का विभाजन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे असूत्री का नाम लेते हैं, सिट्टी बिट्टी गुम कर देते हैं। यहाँ पे बात करेंगे असूत्री। असूत्री में क्या होता है आपको पता हो तो? कैरियोकाइनेसिस, 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 कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस, प्लस क्या होगा? साइटोकाइनेसिस, काइनेसिस। दोनों क्या होते हैं बेटा? एक साथ। दोनों क्या होते हैं? एक साथ होते हैं रे, एक साथ होते हैं। क्या होते हैं एक साथ? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। याद आ रही है? याद आ रही है? कैरियो का मतलब क्या होता है? कैरियो का मतलब क्या होता है? कैरियो और न्यूक्लियो, कैरियो और न्यूक्लियो दोनों का मतलब क्या होता है बेटा? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। और काइनेसिस का मतलब, अरे भाई काइनेसिस का मतलब क्या होगा? विभाजन। तो केंद्र का विभाजन होना क्या कहलाएगा? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होगा? केंद्र का विभाजन, केंद्र का विभाजन। कोई दिक्कत इसमें? अरे दिक्कत तो नहीं है ना। केंद्र का विभाजन किसका होगा? केंद्रक, ठीक है ना? केंद्रक का विभाजन, केंद्रक का विभाजन होगा इसमें। और साइटोकाइनेसिस, साइटो जो टर्म्स होती है वो किसके लिए यूज होती है? कोशिका या कोशिका द्रव्य के लिए। साइटो का मतलब कोशिका या कोशिका द्रव्य, और काइनेसिस का मतलब क्या होता है? विभाजन। आप लोगों को यह पता चल रहा है सर ये केंद्र विभाजन, ये कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन तो केंद्र विभाजन होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कोशिका विभाजन को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला कौन सा होता है? कैरियोकाइनेसिस, और फिर कौन सा होता है? साइटोकाइनेसिस। अपन कोशिका विभाजन या कोशिका चक्र के बारे में बात करेंगे। आपको पता होगा कोशिका विभाजन की कितनी अवस्थाएं होती है और कोशिका चक्र की कितनी अवस्थाएं होती है। अगर ये क्वेश्चन भी आता है तो ये बच्चे कहते हैं सर इसमें क्या फर्क है? बिल्कुल फर्क है मेरे बेटा। कैसे फर्क है? कि कोशिका चक्र की बात करूं, एक तो होगा कोशिका चक्र होगा, और एक क्या होगा? एक तो कोशिका चक्र होगा और दूसरा कौन सा होगा? कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विभाजन होगा। कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र में क्या फर्क है? यहां देखना, यहां पे देखना। कोशिका चक्र या विभाजन की अवस्थाएं यहां पे अपन बात करेंगे। कोशिका चक्र की पूरी अवस्थाओं की बात करें तो अपनी सबसे पहले कौन सी होती है? इंटरफेज, इंटरफेज। याद आती है क्या? इंटरफेज, इंटरफेज। फिर प्रोफेज, प्रोफेज होती है। फिर कौन सी होती है? मेटाफेज होती है। और मेटाफेज के बाद में क्या रहती है? एनाफेज रहती है, एनाफेज रहती है। फिर कौन सी रहती है? टीलोफेज रहती है। कौन सी रहती है? टीलोफेज रहती है। तो ये जो इसमें विभाजन की अवस्थाएं कितनी होती है? ये अवस्थाएं क्या होती है? कैरियोकाइनेसिस की होती है। ये कैरियोकाइनेसिस की होती है, बोले तो ये विभाजन की ही होती है। लेकिन ये वाली अवस्था याद है आपको? याद आती है G1S और G2 की, याद आती है G1
जीवन, जीवन को क्या बोलते हैं? ग्रोथ फेज फर्स्ट, प्रथम प्रतीक काल एस, और G2 एस को क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फेज, जिसमें नए डीएनए या जेनेटिकली मटेरियल का क्या होता है गजवा? निर्माण होता है, नए आनुवंशिक पदार्थ बनता है। और G2 क्या होती है? ग्रोथ फेज सेकेंड। यानी कुल मिलाकर के इंटरफेज में क्या नहीं होता रे? विभाजन नहीं होता। क्या नहीं होता? विभाजन। तो विभाजन की केवल यही अवस्थाएं होती है। चलो आप लोगों को ये सेल डिवीजन में अब डिटेल से जानने को मिलेगा। मेरे यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक आया था तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। पहली विशेषता, एक और विशेषता लिख डालू किसकी? असूत्री। कोशिका कैसी मिलेगी? कोशिका का आकार, कोशिका का आकार विभाजन के समय, कोशिका का आकार, आकार किस, कब? विभाजन के समय, विभाजन के समय, विभाजन के समय कैसा हो जाएगा? कोशिका का आकार विभाजन के समय कैसा हो जाएगा? डमलाकार, डमला या डमलाकार या डंबल शेप जिसको बोल सकते हैं, डंबलाकार या बोल सकते हैं डंबल शेप, ठीक है ना? डंबल शेप हो जाएगा, डंबल शेप हो जाएगा, डंबल के आकार का हो जाएगा डमलाकार। आप लोग जानते होंगे ना, ये इस तरीके का, ऐसा ऐसा, ये डंबल, ये डंबल्स उठाने वाले, लिफ्टिंग पावर, वेट उठाने वाले क्या होते हैं? डंबल। तो कैसा हो जाएगा? डंबलाकार हो जाएगा। इस तरीके से कैसा हो जाएगा बेटा? डंबल के शेप का हो जाएगा कोशिका का आकार। तो एक तो पहचान आपको ये है असूत्री की, दूसरी पहचान आपके ये है असूत्री की, और तीसरी अगर आप चाहो तो मैं और लिख दूं। क्या लिखूं यहाँ पे? संतति जो कोशिकाएं होती है, संतति कोशिकाएं, संतति जो कोशिकाएं होती है वो अलग अलग आकार की होती है। संतति कोशिकाएं अलग अलग आकार की, अलग अलग आकार की होती है, यानी दोनों समान आकार की नहीं होती। बाकी ये सिमिलरिटी शो करता है किससे? माइटोसिस बोले तो शमसूत्री से। तो ये वो स्टार पॉइंट है बेटा जो आपको पहचान करवाएंगे किसकी? असूत्री की। क्योंकि असूत्री का जिक्र बहुत कम बुक्सों में देखने को मिलता है। जैसे आप लोगों के लेवल पे चलती है 11th 12th के लेवल पे, तो असूत्री का ज्यादा जिक्र नहीं होता, क्योंकि मेरे पास जब बच्चे आते हैं नीट की तैयारी करने के लिए तब वो बात होती है कि असूत्री के सर नाम ही नहीं सुना। मैं पूछ ही लेता हूं, बेटा सुना सुना सा लग रहा है कि सुना हुआ सा लग रहा है? आप बताओ, सुना सुना सा लग रहा है कि सुना हुआ सा लग रहा है? बताओ जरा, ठीक है ना? हाँ, सुना सुना सा। हाँ, उनको भी ऐसा ही लगता है कि सुना सुना सा ही लगता है, सुना हुआ। आज के बाद में क्या हो जाएगा? सुना हुआ सा, ना कि सुना सुना। ठीक है, तो अपन बात करने वाले इसके अगले टॉपिक के बारे में कि यहाँ पे यानी विभाजन, विभाजन यानी समसूत्री विभाजन या असूत्री विभाजन चलेगा। युग्मक निर्माण की आवश्यकता नहीं है, युग्मक निर्माण की आवश्यकता नहीं है। मैंने ये नहीं बताया कि युग्मक निर्माण नहीं होता है, मैंने कहा, मेरे शब्दों को पकड़ो बेटा, युग्मक निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने ये नहीं कहा कि इसमें युग्मक निर्माण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अपन ऐसा चैप्टर भी पढ़ने वाले, ऐसा टॉपिक भी पढ़ने वाले जहां अपन युग्मक भी बनाएंगे, जनक भी होंगे, समसूत्री की जगह अर्धसूत्री विभाजन भी होगा, युग्मक भी बनेंगे, फिर भी वो क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन की कैटेगरी में रख दिया जाएगा। अलैंगिक जनन ऐसा क्यों? ऐसा भी अपन जानेंगे, ऐसा भी क्यों होता है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों को बताया था, क्या बताया था? जब मैंने ये शब्द लिखा अलैंगिक, उस समय मैंने क्या कहा था? उस समय मैंने क्या कहा था? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। यानी निषेचन ये सुनिश्चित करता है, निषेचन ये चीज सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? कि लैंगिक जनन है या अलैंगिक जनन है। बाकी सभी घटनाएं तो हो सकती है, लेकिन निषेचन तभी होगा, या निषेचन जब हो गया तो उसको अपन खुल के, दिल खोल के बोलेंगे क्या बोलेंगे गजवा? दिल खोल के बोलेंगे उसे क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन बोलेंगे। अगर मान लो निषेचन नहीं होगा तो उदासी के साथ में क्या बोलेंगे? भाई क्या हो गया? अलैंगिक जनन हो गया। तो यहां युग्मक निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है, अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता नहीं होती है, दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती है, और निषेचन तो कभी नहीं होता है। सत्य निषेचन यानी रियल फर्टिलाइजेशन, निषेचन बोले तो सत्य निषेचन। सर आभासी निषेचन भी होता? हाँ बिल्कुल होता है। अगर अंडकोशिका, याद करो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन में जो ट्रिपल फ्यूजन हो रहा था, तो ट्रिपल फ्यूजन क्या ट्रू फर्टिलाइजेशन था?
बिल्कुल नहीं। सेकंड वाला जो निषेचन था, दूसरा वाला जो निषेचन था, वो रियल निषेचन नहीं था, क्योंकि ट्रू फर्टिलाइजेशन उसे ही कहते हैं, सत्य निषेचन उसे ही कहेंगे जब नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होता हो, संलयन होता हो। जब नर और मादा युग्मक संलित हो तो ही तो क्या होता है, सत्य निषेचन। नर युग्मक और मादा युग्मक संलित नहीं होते तो सत्य निषेचन नहीं होता, तो निषेचन की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। मैं 3 बार क्रॉस कर देता हूं, 4 बार कर देता हूं, और आपको तो मैं 5 बार क्रॉस कर देता हूं गजबा, क्योंकि निषेचन को ध्यान रखना कि अलैंगिक जनन में क्या नहीं होता, निषेचन नहीं होता। क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। क्वेश्चन किस तरीके से, कंपटीशन में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि अलैंगिक जनन के दौरान, ठीक है ना, अलैंगिक जनन की विशेषता या पहचान है, जनक एक होगा, विभाजन समसूत्री या असूत्री होगा, युग्मक निर्माण नहीं होगा और निषेचन नहीं होगा। करो ठीक, अरे करो ठीक। हाँ, अब तो आप ही कर लोगे ऑप्शन से, कौन सा टिक करोगे, निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं निषेचन के बाद में अगर संतति की बात की जाए, अगर संतति कैसी होगी, संतति क्लोन होगी, संतति कैसी होगी, क्लोन। और क्लोन की परिभाषा अपन लोगों को आनी चाहिए, ऐसी संतति जो जनकों से कैसी हो, कायिक और आनुवंशिक रूप से क्या हो, समान हो। क्लोन किसे कहेंगे, ऐसी संतति जो कैसे हो, कायिक रूप से, कायिक समझते हो ना, शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से, कायिक रूप से, सोमेटिक रूप से, बोले तो कहीं बॉडी के रूप से, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है, शारीरिक रूप से, और आनुवंशिक रूप से, आनुवंशिक रूप से, आनुवंशिक रूप से जनकों के अगर समान होती है, यानी समान होती है किसके, जनकों के, या मैं आगे लिख देता हूं इसको, ये दोनों चीजें समान हो, किसके समान हो, जनक के समान, जनक व संतति की, ठीक है ना, जनकों के अगर समान, जनक व संतति की, आनुवंशिक और कायिक रूप से अगर संतति जनकों के अगर समान होती है तो उसे क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं, जनकों के समान, ठीक है ना, संतति में कायिक रूप से, यानी अगर इसका मतलब तो ये हो गया कि इनका अगर डीएनए टेस्ट किया जाए, अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेना कि क्लोन का डीएनए टेस्ट करे तो बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। वो अलग चीज है कि म्यूटेशन हो जाएगा अपने, वो तो एक कल्पनाएं है ना, उत्परिवर्तन हो या ना हो। आपसे पूछा जाए कि एक क्लोन का डीएनए जनक से मैच खाएगा क्या, हाँ साहब बिल्कुल मैच खाएगा, 100% मैच खाएगा, यानी क्लोन का डीएनए कैसा होगा, जनक के डीएनए के समान होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख डाला है, और मैंने लिख डाला है तो आप लोगों को पता है कि तीर कमान से और बात जबान से निकल गई तो वापस नहीं घुसड़ती है। तो यहाँ मैंने लिख डाला है कि आनुवंशिक रूप से क्या होना चाहिए, आनुवंशिक रूप से क्या होना चाहिए, जनक के समान होना चाहिए। तो ये सब चीजें, और ये सरल है, ये बेटा सरल है। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि कौन सा जटिल है कौन सा सरल है, तो अलैंगिक जनन एक प्रकार का सरल जनन है, और इसका यूजिंग अगर पॉइंट देखा जाए बेटा, यूज उपयोग बहुत सारा है, कम समय में, ठीक है ना, कम समय में, कम समय में, कम समय में अधिक पादप तैयार करने के लिए, अधिक संतति अगर तैयार करनी होती है, ऑफिसरिंग अगर तैयार करनी होती है, यानी कम टाइम में अगर अधिकतम आउटपुट लेना है तो कौन सा विभाजन चलाना पड़ेगा, कौन सा जनन चलाना पड़ेगा, एक उदाहरण बताऊं आप लोगों को, आलू ले लो, आलू, आलू, आलू की बात कर लेते हैं अपन। आलू तो देख ही रखा होगा, पड़ोसी के घर पे झाग जाके आलू तो देख ही रखा होगा बेटा, आलू वही चिप्सों वाला, हाँ अंकल चिप्स, जो भी चिप्स है मैं ब्रांडिंग थोड़ी करूंगा, ठीक है ना। आलू की बात कर लेते हैं, आलू तैयार होते हैं लगभग 13-14 महीने में। नेचुरल रूप से आलू कितने महीने में तैयार होते हैं, लगभग 14 माह में तैयार होते हैं, लगभग कितने माह में तैयार होते हैं, 14 माह में। किस विधि द्वारा, लैंगिक जनन से, किस विधि द्वारा, लैंगिक जनन से। और अगर मान लो अलैंगिक जनन से, यानी इससे 4 माह में तैयार हो जाएंगे, 4 माह में क्या हो जाएंगे, आलू तैयार होंगे, किससे, अलैंगिक जनन से, अलैंगिक जनन से। इसका मतलब तो यानी 3 गुना ज्यादा आउटपुट, भाई कम से कम 3-4 बार किया जा सकता है ना, यानी 14 महीने में अगर लैंगिक जनन से आलू तैयार होते हैं,
ये प्राकृतिक रूप से, जैसे मान लो कि अगर मान लैंगिक जनन से आलू कितने महीने में, लगभग 14 महीने, यानी 1 साल से भी कम से कम मान के चलो 1 साल तो लग ही जाएगा। लेकिन अगर अलैंगिक जनन विधि से अपन आलू तैयार करें तो बेटा कितना समय लगेगा, 3 से 4 माह या 4 से 5 माह, यानी लगभग लिया जाए तो कितना, 4 महीने, यानी 4 महीने में क्या हो जाएंगे बेटा, आलू तैयार हो जाएंगे। तो कितनी यूजफुल है। और बंजर भूमि को हरा भरा किया जा सकता है बेटा, हरियाणा राजस्थान बंजर भूमि को, ठीक है ना, बंजर भूमि को अगर हरा भरा करना है, बंजर भूमि को अगर हरा भरा करना है तो भी एक यूज किया जा सकता है साइनोडॉन। कौन सा डोन बेटा, साइनोडॉन। धूप घास की अगर बात होती है तो आपने लगाई होगी, धूप लगाते हैं ना, थोड़ी सी लगाते हैं और वो फैल जाती है, यानी बंजर भूमि को भी हरा भरा करने के लिए ये भी अलैंगिक जनन की विधि होती है। वो एक कारगर, यानी कम समय में ज्यादा आउटपुट और इच्छित नहीं, आपको पता होगा अलैंगिक जनन में कम समय में ज्यादा पुदीना भी तैयार किया जाता है। पुदीना, गर्मियों का टाइम आ गया, हाँ लॉकडाउन है समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो पुदीना उसमें भी यूज होता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे विधियां अपन यूज करेंगे, एक ही बात अलैंगिक जनन की, और भी ग्राफ्टिंग वगैरह ऐसी विधियां बेटा, उनमें क्या होता है कि पौधा एक ही लगाओ और फूल या फल उसमें डिफरेंट पालो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्राफ्टिंग का छोटा सा उदाहरण देता हूं, जैसे मान लो सिट्रस फूल वाला एक पौधा लगाया, ठीक है ना, और इसकी शाखाओं में बेटा अलग अलग शाखाओं में क्या कर दिया, अलग अलग शाखाओं में ग्राफ्टिंग कर दी, यानी एक ही पौधे पे इस पे मान लो नींबू लगा दी, नींबू की कलम चढ़ा दी, ठीक है ना, इस पे संतरे की चढ़ा दी, इसके ऊपर किसकी चढ़ा दी, मौसमी की चढ़ा दी, किन्नू होता है किन्नू की चढ़ा दी, किन्नू या माल्टा की चढ़ा दी, और ये सब के सब अलग अलग, नींबू की भी अलग अलग वेराइटियां, एक ही प्लांट पर अलग अलग टाइप की चीजें, यानी पौधा एक ही लगाओ। और भाई वही चीज है, मोबाइल नहीं आता क्या 2 in 1 सिम वाला, ऐसे ही मान लो आप क्या करोगे, एक ही प्लांट लगाया सिट्रस फूल वाला, जैसे मान लो आपने मौसमी का, किन्नू का बड़ा सीओ बढ़िया आधार वाला जिसका मोटा तना वो लगा लिया, और उसकी एक एक शाखाओं को काट काट इसमें ग्राफ्टिंग कर दी, इसमें नींबू लगा दिए, इसमें, अरे पौधे में लगा रहे, जमीन में नहीं लगा रहे बेटा, पौधे की इसकी शाखाओं को काट कर उसकी शाखा कैसे कर देते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, इसकी बात करने वाले हैं अपन इन्हीं तरीकों की। जैसे मान लो इस तरीके से कलम लगाना, और अपने घर में बड़े बुजुर्ग तो उनसे पूछना कि वो बताते हैं पेन चढ़ाना। तो आप लोग जल्दी से इनको क्या कर लो, नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस आपने ये देख लिया। अब अपन देखते हैं अलैंगिक जनन की विधियां बेटा। अलैंगिक जनन की कौन कौन सी मुख्य विधियां उनकी बात कर लेते हैं। पहले अपने पास में कौन सी, विखंडन, कौन सी है बेटा, विखंडन है। और दूसरी विधि अपन हिंदी मीडियम की है तो खंडन भी ले ले बेटा, खंडन है, विखंडन है। इसके बाद में चलेगी तो कौन सी चलेगी, मुकुलन। कौन सी चलेगी, मुकुलन सिस्टम चल जाएगा। और मुकुलन के बाद में भी इसकी होती है, वो कौन सी होती है बेटा, बीजाणु जनन, बीजाणु जनन हो जाएगा, ठीक है ना, बीजाणु जनन हो जाएगी, मुकुलन हो जाएगा, खंडन हो जाएगी, विखंडन हो जाएगी। और आप कहोगे तो आगे अपन कायिक जनन की भी बात कर लेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की भी अपन बात कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कायिक जनन के लिए या आपकी और कोई भी विधि आप कहना चाहो वो समझा देंगे। पहले अपन बात कर लेते हैं बेटा किसकी, विखंडन की। ऐसे लग नहीं रहा क्या खंडन और विखंडन कि सर वी हटा दो, विखंडन और खंडन में क्या फर्क है बेटा, खंडन और विखंडन में फर्क तो है, क्या फर्क है वो देख लेते हैं। खंडन जो होता है, जैसे खंडित मूर्ति सुना होगा, खंडित मूर्ति अंदर से खंडित होता है, क्या आप लोग कर देते हो या वो नेचुरली किसी के बाह्य कारणों से अगर कोई चीज टूटती है तो वो क्या है, खंडित है। और अगर अंदर विखंडित होना यानी वो विखंडित हो चुकी है, यानी इंटरनली अगर कारक होते हैं, आंतरिक रूप से अगर वो टूटती है तो वो क्या होता है, विखंडन, ठीक है ना, विखंडन। इसके लिए टर्म्स में लगे, इसके लिए फिगमेंटेशन टर्म्स यूज होती है, इसके लिए जो टर्म्स होती है वो कौन सी होती है, फीजन। क्या होता है, फीजन, फीजन। अरे बेटा यहाँ पे एक दो टर्म्स और बताता हूं लगते आती, एक तो होती है कौन सी, फीजन, और एक टर्म चलती है फ्यूजन, ठीक है ना, फ्यूजन। क्या फर्क है, फीजन का मतलब तो होता है बेटा टूटना, फीजन का मतलब तो क्या होता है, टूटना, और फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, बस इतना ही फर्क होता है। इसीलिए ज्यादा अंग्रेजी नहीं पढ़ते ना, फ्यूजन और फीजन में बोलने में थोड़ा सा ही फर्क, और इधर अपने हिंदी में तो वारे न्यारे हो गए, जुड़ना, कहां तो जुड़ना और कहां टूटना, मतलब कहीं तो बिछड़न कहीं मिलना, या तो मिलना हो गया, ठीक है ना, जुड़ना हो गया,
यानी यहाँ तो कहाँ जुड़ना हो रहा है, कहाँ यहाँ टूटना हो रहा है, विचलन हो रहा है, तो बेटा थोड़ा सा ही फर्क होता है। तो विखंडन, विखंडन का मतलब होता है कि अगर कोई संतति, ठीक है ना, संतति अगर जनक के विखंडन से प्राप्त होती है तो उसे क्या बोलते हैं, विखंडन। मजा नहीं है यार, हाँ मजा किसी का गुलाम थोड़ी होता है, लेने वाला चाहिए। दूसरी देते हैं, चलो गजब वाली देते हैं। क्या देते हैं, अगर कोई जनक, ठीक है ना, अगर कोई जनक किसी प्रकार से या समसूत्री या सूत्री विभाजन द्वारा एक या एक से अधिक टुकड़ों में, ठीक है ना, एक या एक से अधिक, मजा नहीं है, चलो दोबारा देते हैं, बढ़िया वाली देते हैं। अगर कोई जनक सूत्री विभाजन द्वारा दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाता है, सूत्री विभाजन द्वारा दो या दो से अधिक टुकड़ों में बट जाता है और बटे हुए या टूटे हुए टुकड़े से नई संतति यानी जर्रे जर्रे से संतति प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। अगर कोई जनक सिंपल समझ, अगर कोई जनक दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है या बट जाता है, बट जाता बट थोड़ा बढ़िया शब्द है, ठीक है, टूट जाता थोड़ा सा टूटना, ठीक है ना, बुरी बात होगी ना। अगर कोई जनक दो या दो से अधिक टुकड़ों में क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है और बटे हुए या टूटे हुए टुकड़े से क्या हो जाता है, नई संतति अगर तैयार हो जाती है तो इस विधि को क्या बोलते हैं रे, इस विधि को क्या बोलते हैं, फिजन या विखंडन। क्या बोलते हैं, विखंडन बोलते हैं। अब विखंडन कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना, विखंडन की डेफिनेशन तो लिख लोगे ना, डेफिनेशन तो लिख लोगे ना, लिख लेना। क्या लिखोगे, डेफिनेशन समझ में आ गई ना। अगर कोई जनक सूत्री विभाजन द्वारा दो या दो से अधिक, ठीक है ना, खंडों में या विखंड दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है, प्रत्येक भाग से नई संतति तैयार हो जाती है, तो इस विधि को क्या बोलते हैं, विखंडन विधि द्वारा जनन। तो यहाँ पे अपन विखंडन को दो भागों में, विखंडन दो प्रकार की है, एक तो है द्विविखंडन, द्विविखंडन विधि है। द्विविखंडन को क्या बोलेंगे अंग्रेजों लोग, अरे क्या बोलेंगे अंग्रेजों, अंग्रेज है ही नहीं, बोलेंगे कहां से बेचारे, ठीक है ना। द्विविखंडन को क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। एक होती है बहुविखंडन, एक कौन सी होती है, बहुविखंडन। बहुविखंडन को क्या बोलते हैं गजवा, मल्टीपल फिजन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, मल्टीपल, मल्टीपर्पज जानते हो ना, मल्टीपल फिजन। बहुविखंडन और ये तो हो जाएगी बाइनरी फिजन और ये क्या हो जाएगी, मल्टीपल फिजन। यानी द्विविखंडन और क्या हो जाएगी, बहुविखंडन हो जाएगी, द्विविखंडन और क्या हो जाएगी, बहुविखंडन हो जाएगी, द्विविखंडन और बहुविखंडन हो जाएगी। द्विविखंडन का मतलब होता है दो संतति, यानी अगर जनक है, जनक क्या होगा, जनक से दो संतति प्राप्त होगी, जनक से क्या होगा, दो संतति प्राप्त होगी और संतति प्राप्त होगी, और यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, जनक से, ठीक है ना, दो से अधिक संतति प्राप्त होगी, अधिक संतति प्राप्त होगी। मजा नहीं है यार, मजा नहीं है गजवा को कि सर ये क्या किया, ऐसे तो हम ही कर लेते। ले भाई तेरे को मजेदारी सिखाते हैं, टोपी डाल देता हूं मैं यहाँ पे, इनको हटा देता हूं एक बार, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ता रहे गजवा। पहले लिख देता हूं मैं क्या, द्विविखंडन। क्या लिख देता हूं, द्विविखंडन। द्विविखंडन किसमें हो सकता है, अमीबा में भी हो सकता है, पैरामीशियम में भी हो सकता है, और भी बहुत सारे होते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी, अमीबा की। शर्त ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे अमीबा को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। अरे अमीबा तो भगवान से भी बढ़ के है, वो तो अमर प्राणी है। अमीबा क्या है, अमर प्राणी है। को दुनिया में माइका लाल पैदा ही नहीं हुआ जो अमीबा को मार दे। अमीबा तो खुद की मौत ही मरता है, तो मरता है नहीं, आप में या हम में ऐसी ताकत नहीं है कि अमीबा को क्या कर दे, मार दे। क्यों, कैसे, अमीबा में हर वो फैसिलिटीज है, जैसे भगवान के पास में ताकत होती है, पावर होता है ना, एनर्जी के पास में, तो अमीबा के पास में हर तरीके की जनन की विधियां होती है। क्या, कौन सी लो, विखंडन ले लो, द्विविखंडन ले लो, मुकुलन ले लो, ठीक है ना, रीजनरेशन ले लो, पुनरुद्भवन ले लो, सब विधियां करता है अमीबा। अमीबा इज वीआईपी पर्सन, अमीबा बहुत वीआईपी पर्सन है बायोलॉजी में, ठीक है ना, क्योंकि अमीबा क्या करता है, अमीबा हर तरीके की जनन की विधियां काम में ले सकता है, लेकिन शर्तें लागू होती है। फिर सर पहचाने के क्वेश्चन भी आ गया था जेड में क्वेश्चन क्या था, प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा
कौन सी जनन की विधि काम में ली जाती है, या प्रतिकूल परिस्थितियों में, यह अमीबा को टारगेट नहीं करके डायरेक्टली पूछा होता, प्रतिकूल परिस्थितियों में कौन सी जनन की विधि काम में ली जाती है, मैं बताऊंगा आपसे इस क्वेश्चन के बारे में। आप लोग खुद बताओगे टॉपिक पढ़ने के बारे में, तब ज्यादा 10 गुना ज्यादा मजा आएगा। अरे भारतीय पुरुष, ठीक है ना। द्विविखंडन की अपन बात करते हैं। द्विविखंडन होता है अनुकूल परिस्थितियों में। किसमें होता है? अनुकूल परिस्थितियों में। अनुकूल परिस्थितियों, ध्यान रखना शर्त है यहाँ पे, और कितने की है? 2000 रुपए की है। यानी अनुकूल परिस्थितियों में क्या होना रहता है? द्विविखंडन। द्विविखंडन प्रतिकूल परिस्थितियों में सामान्यतः नहीं होता। और इसमें क्या होता है, इसमें मैं बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल ये अमीबा, ये क्या है? अमीबा। अमीबा का आकार कैसा होता है? अमीबा का आकार कैसा होता है? कोशिका का आकार होगा तो अमीबा का आकार होगा, क्योंकि अमीबा क्या है? एक कोशिके। तो अमीबा का आकार कैसा रहता है? अनियमित, इनरेगुलर रहता है, यानी अमीबा का आकार होता ही नहीं है। लेकिन मैं तो कहता हूं होता है, इसीलिए कहता हूं मास्टर से मजीदा करो, लेके बैठ जाएगा। क्यों? आप कहोगे कि अमीबा का आकार होता ही नहीं है, मैं कह दूंगा होता है। आप कहोगे होता है, मैं कह दूंगा नहीं होता। बात करेंगे, आपको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, ठीक है ना, कब होता है कब नहीं होता। अमीबा ये कैसा है बेटा? अमीबा, ये अमीबा, अमीबा, ठीक है ना। अब अमीबा में अगर बाइनरी फ्यूजन होगा तो क्या होगा? यहां पे क्या होगा? यानी असूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन हो गया। क्या हो गया बेटा? असूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन हो गया। और सूत्री विभाजन से, सूत्री विभाजन इसमें जनन की विधि है बेटा, जनन की विधि है ये। यानी जो सरल कोशी के जीव होते हैं ना, एकल कोशी के जीव होते हैं, उनमें ये जो विभाजन की विधि है, वहां पे जनन की विधियां जानी जाती है। अब ये क्या करेगा? इसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों एक साथ होंगे। और अभी मैंने बताया था, कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? केंद्र का विभाजन। यानी केंद्र कैसा हो जाएगा? इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है ना। विभाजन चल रहा है ना, और कोशिका द्रव्य का विभाजन भी चल रहा है। बोलो कोशिका का आकार कैसा हो गया? बोलो कोशिका का आकार कैसा हो गया? डमलाकार हो गया। होगी ना डबल से। ऐसा कौन सा विभाजन है जिसमें कोशिका का आकार डमलाकार हो जाता है? डायरेक्ट ठोक के आना। क्या ठोकोगे? असूत्री विभाजन। क्या ठोकोगे बेटा? असूत्री विभाजन। तो यहां पे ये रह गया। अब क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप में होगा कि इससे दो संतति बनेगी, ठीक है ना। दो क्या बनेगी? संतति। और मैंने बताया था कि इसमें दोनों समान नहीं बनती है, असमान बनती है। ये संतति अमीबा कहलाएंगे। इनका नाम क्या रख दें? संतति अमीबा। क्या रख दें? संतति अमीबा। अब इसमें असूत्री विभाजन बोले तो यहाँ पे क्या हुआ? कैरियो, ठीक है ना, कैरियो प्लस साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, काइनेसिस। ऐसा क्यों हुआ? कोशिका का आकार डंबलाकार क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस एक साथ चले। क्यों? सूत्री या असूत्री विभाजन द्वारा संतति प्राप्त हुई। ये है जनक अमीबा। ये क्या है? जनक अमीबा। ये इस तरीके से होता है। ये जनन की विधि चल रही है। क्या चल रही है यहाँ पे? जनन की विधि। कौन सी विधि चल रही है? द्विविखंडन। कौन सी चल रही है? द्विविखंडन चल रही है। और द्विविखंडन के दौरान संतति कैसी बन जाती है? ऐसी बन जाती है। कैसी बन जाती है? ऐसी। बताओ कोई दिक्कत है क्या? जल्दी से छाप लो इसको, ठीक है ना। यस। द्विविखंडन को देख के बाद में आजा गजवा किसमें बात करेंगे? पर बहुविखंडन की। बहुविखंडन कब होगा? बहुविखंडन, बहुविखंडन की बात करें। बहुविखंडन की बात अलग जीवों में भी कर सकता हूं मैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके अमीबा के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में अमीबा डायरेक्ट टॉपिक के रूप में आता है। तो यहाँ पे बहुविखंडन की बात करेंगे, लेकिन शर्त लगा देता हूं मैं अब की बार 2000 की फिर से, ठीक है ना। क्या लगाऊंगा शर्त? कि बहुविखंडन अमीबा में कब होता है? प्रतिकूल परिस्थितियों, प्रतिकूल परिस्थितियों में, परिस्थितियों में होता है। कब होगा? प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा में क्या हो रहा है? प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या हो रहा है? बहुविखंडन हो रहा है। अरे भाई, प्रतिकूल परिस्थितियां आपके भी आ जाती है, मेरे भी आ जाती है। अपन घर में क्यों रह रहे? प्रतिकूल परिस्थितियों बचने के लिए अपन को तावड़ा लगता है, बोले तो धूप लगती है, बारिश आ जाती है, तूफान आ जाता है, कोरोना भी आ जाता है।
ठीक है ना, अपन क्या रहते हैं, घर में रहते हैं, यानी सुरक्षा, बाह्य कारकों से सुरक्षा के लिए अपन क्या कर लेते हैं, आवरण बना लेते हैं। तो प्रतिकूल परिस्थिति, जैसे मान लो सर्दियों के अंदर, सर्दियों में क्या पहन रहते हैं अपन, कोट पहन लेते हैं, ठीक है ना, या हाँ चादरा ओढ़ लेते, कोई बात नहीं, ठीक है ना, चादरा ओढ़ ले, कोट पहन लेते, कोई भी करके अपन सुरक्षा करते हैं। बारिश के दिनों में छांगी, छत्ता, ठीक है ना, छत्ता यूज करते हैं ना, और मान लो गर्मियों में भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यानी प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, सुरक्षित होते हैं। तो ये भी प्रतिकूल परिस्थितियों में बचने के लिए क्या करने वाला है, यहां देखेंगे, ये अमीबा, ये हो गया अमीबा। कौन सा अमीबा बेटा, जनक अमीबा। कौन सा अमीबा, जनक अमीबा। परिस्थितियां कैसी है बेटा, प्रतिकूल। कैसी है, प्रतिकूल। प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए क्या उपचार करेगा, ये क्या उपाय करेगा, प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए अमीबा करता है सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट फॉर्मेशन को हिंदी में क्या बोलूं, सिस्ट का मतलब होता है पुट्टिका या आवरण। सिस्ट फॉर्मेशन का मतलब, सिस्ट का मतलब होता है पुट्टिका या आवरण, फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, निर्माण होना। तो सिस्ट फॉर्मेशन को बोलूं पुट्टिका निर्माण होना या पुट्टिका भवन। पुट्टिका भवन, भवन तो समझते ही हो ना, पुट्टिका भवन बोल सकते हैं सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट क्या है, सिस्ट एक दृढ़ आवरण है। सिस्ट एक क्या है, दृढ़ आवरण है, एक गोलीय आवरण है। अब अमीबा का आकार, अगर मान लो पानी का कोई आवरण होता है क्या, पानी का कोई आकार होता है क्या, अरे पानी का कोई आकार होता है क्या, नहीं होता। जिस पात्र में डालो उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है। अगर यहाँ सिस्ट गोल है तो अमीबा का आकार भी कैसा हो जाएगा, गोल गोल हो जाता है। अमीबा का आकार भी कैसा हो जाएगा, गोल गोल हो जाएगा। याद करो मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, क्या क्वेश्चन किया था कि अमीबा का आकार, ठीक है ना, अमीबा का आकार कैसा रहता है, अनियमित होता है। लेकिन फिर भी मैंने कहा था, मैं कह दूंगा अमीबा का आकार भी गोल गोल होता है या फिक्स होता है। तो वो कहां होता है, बहुविखंडन के दौरान अमीबा कैसा हो जाता है, गोल आकार का। क्यों, सिस्ट के कारण, क्योंकि अमीबा किस में उपस्थित है बेटा, सिस्ट के अंदर उपस्थित है। और सिस्ट का आकार कैसा है, गोल। तो अमीबा गोल गोल कब हो जाता है, जब वो बहुविखंडन करता है प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए। ये इसके चारों ओर क्या है, ये है सिस्ट। ये क्या है, सिस्ट, या क्या बोलेंगे इसको, पुट्टिका, ठीक है ना, अमीबा का आकार। अब चलेगा इसमें, देखो अमीबा से देखो मेरे को तो बहुत ज्यादा सीख मिलती है, आप लोगों को भी लेनी चाहिए। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा क्या करता है, भयंकर तरीके से सूत्री विभाजन द्वारा अंदर ही अंदर क्या करेगा, विभाजन करेगा, अंदर ही अंदर क्या बना लेगा, संतति बना लेता है बेटा। क्या बना लेगा, संतति बना लेगा अंदर ही अंदर संतति। देखो अनुकूल परिस्थितियां थी तो कितनी संतति बना रहा था, 2 ही बना रहा था। लेकिन जो प्रतिकूल परिस्थितियां तो संतति क्या बनाता है, हजारों गुना ज्यादा बढ़ा लेता है। यानी आपकी अभी क्या चल रही है, प्रतिकूल परिस्थितियां। ये होना चाहिए कि अगर मैं कोचिंग में जाता, तो मान लो कोचिंग में जाता या स्कूल में जाता, तो मैं वहां पे क्या करता, 2 घंटे पढ़ता, 6 घंटे 5-6 घंटे पढ़ता। अब तो मैं घर पे रहता हूँ, आने और जाने का समय भी बचता है। अब तो मैं भयंकर पढ़ूंगा और एक एक वीडियो को बहुत सी बार देखूंगा और दाड़ दूंगा, फाड़ दूंगा भारतीय पुरुषों में, ठीक है ना। तो ऐसे करेंगे कि देखो अमीबा से सीख क्या मिलती है कि अमीबा प्रतिकूल परिस्थितियों में देख लो ज्यादा ही कर, अनुकूल परिस्थिति, अरे भाई आपके एसी लगा दो कमरे में, क्या हो जाओगे, आराम से सो जाओगे। और जिस बच्चे के ये वीडियो देखते हुए पसीने छूट रहे हैं ना बेटा, अरे पसीने छूट रहे हैं ना उस बच्चे के, वो बच्चा आराम से पढ़ रहा है, वो उसे ये नहीं चाहिए कि मेरे एसी लगा दे। अरे खपना पड़ता है बेटा लक्ष्य प्राप्ति के लिए। आपको पता है बीज, जब बीज होता है, बीज को भी पौधा बढ़ने के लिए पूरा खपना पड़ता है, पूरा फटना पड़ता है, जर्रा जर्रा लग जाता है उसमें बेटा। दूध से घी निकालने के लिए पूरे दूध को खपना पड़ता है, उसका जर्रा जर्रा नष्ट हो जाता है, तब जाकर के क्या तैयार होता है बेटा, घी तैयार होता है, तब जाकर के घी तैयार होता है। अगर मान लो दूध कहते कि नहीं मैं तो उबलू ही नहीं, मैं तो तपूंगा नहीं, तो उससे घी नहीं निकलेगा बेटा। अरे ये मान लो कि बीज कहते मैं तो फटूंगा ही नहीं, मेरा जर्रा जर्रा ही नहीं टूटेगा, तो क्या पेड़ बन जाएगा। इतना विशाल का वृक्ष एक बीज से बन जाता है, क्योंकि बीज में वो पोटेंशियल है, उसे नष्ट होने की क्षमता है, उसमें खपने की क्षमता है। तो बेटा आप में भी ये क्षमता है, आप भी अपने आप को क्या करो, पहचानो। प्रतिकूल परिस्थितियां है, लॉकडाउन है, तो ज्यादा पढ़ेंगे, समय का क्या करेंगे, सदुपयोग करेंगे। ये बात किससे सीखने को मिलती है, अमीबा से सीखने को मिलती है। मैंने
मेरे जीवन में उतारा है, आप भी अपने जीवन में उतारो कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, हम ऐसे तो पढ़ाते हैं 6-6 7-7 घंटे या मुश्किल से अभी 8-8 10 से सुबह आते हैं शाम तक जाते हैं। क्यों? क्योंकि सभी फैकल्टी को ऐसा लगा हुआ है कि बच्चों को दाड़ देंगे फाड़ देंगे। राजस्थान के बच्चों की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि हम राजस्थानी हैं, हम प्रतिकूल परिस्थितियों से नहीं डरते हैं। महाराणा प्रताप के हम वंशज है, हमारी माटी में ही वीरता भरी हुई है। चैलेंजिंग तो हमारे दिल और दिमाग और शरीर में है, जर्रे जर्रे में है, मिट्टी में है। राजस्थान की शान हो आप इसी तरीके से प्रतिकूल परिस्थितियों का लाभ लो और मम्मी पापा से ये सीखो कि प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी तो अपने क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। मैं चलता हूं रिप्रोडक्शन की ओर। अब जब अनुकूल परिस्थिति आएगी देखना ये और ये अंदर संरचनाएं क्या कहलाएगी, छोटे छोटे अमीबा के बच्चे, ठीक है ना। अमीबा की बुलबुल, अमीब्यूली, क्यूट से बच्चे, क्या बोलेंगे इनको, अमीब्यूली। क्या बोलेंगे, अमीब्यूली बोल दो या फिर अमीबियोक्यूली, अमीबियोक्यूली, ठीक है ना। अमीबियोक्यूली या अमीब्यूली बोलते हैं। अमीबा के अंदर प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा के अंदर जो छोटी छोटी संरचनाएं होती है गजवा, उनको अमीब्यूली या क्या बोलते हैं, अमीबियोक्यूली बोलते हैं। और ये अमीब्यूली या अमीबियोक्यूली क्या करते हैं, ये संरचना। अब परिस्थितियां क्या आ गई है, अनुकूल। अरे आप टेंशन मत लो, आज दिन है तो शाम को रात भी होगी, ठीक है ना। हर दिन के बाद में क्या आएगी गजवा, रात भी आएगी। अभी प्रतिकूल परिस्थितियां लॉकडाउन है तो कभी लॉकडाउन भी हटेगा। आज अगर दुख पा लिया तो जिंदगी में मौज ही मौज है। तो यहाँ पे भी ऐसी अगर प्रतिकूल परिस्थितियां तो ये क्या कर रहा है, भयंकर बड़ा काम कर रहा है और खूब सारी संतति बना रहा है। और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ सिस्ट फॉर्मेशन की है, यहाँ सिस्ट ब्लास्ट करेगा। ये सिस्टो ब्लास्ट बोलते हैं। सिस्टो क्या बोलते हैं, ब्लास्ट। ब्लास्ट तो जानते हैं, नाम ही सुना होगा बम ब्लास्ट का, आंसर वो आप वाला आइटम, ठीक है ना। हाँ, सिस्टोब्लास्ट, ठीक है ना। सिस्ट का मतलब क्या होता है, पुट्टी का, और ब्लास्ट का मतलब क्या होता है बेटा, टूटना। तो सिस्टोब्लास्ट का मतलब क्या होगा, पुट्टिका का टूटना रे गजवा, पुट्टिका का खंडन होना, पुट्टिका का फट जाना। या मैं लिख देता हूं पुट्टिका खंडन। क्या होगा, पुट्टिका खंडन। अरे पुट्टिका खंडन कब होता है, जब परिस्थितियां क्या आ जाती है, अनुकूल आ जाती है। और जब पुट्टिका खंडित होगी तो ये देखो कि ये मैं बना देता हूं यहाँ पे, ये लो पुट्टिका और ये लो आपका अमीबा टूटा हुआ, अमीबा टूटी हुई पुट्टिका। अमीबा खुद तो नष्ट हो गया लेकिन इन अमीब्यूली को क्या कर गया रे, ये मुक्त कर गया। और मुक्त अमीब्यूली से क्या हो जाती है, नई संतति। अगर ये फ्री हो गई तो ये सब क्या कहलाएगी, ये सब संतति अमीबा होगी। ये सब क्या होगी, संतति अमीबा होगी। क्या होगी बेटा, संतति अमीबा। तो ये तो है संतति अमीबा, ये जनक अमीबा। ध्यान रहे, ये जनक अमीबा प्रतिकूल परिस्थितियों में सिस्ट फॉर्मेशन पुट्टिका भवन। पुट्टिका क्यों बनती है, प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षा के लिए बनती है। भाई कैसे बनती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा के लिए बनती है। ठोको ताली, ठीक है ना। यहां पे अगर प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद में क्या आई है, अनुकूल परिस्थितियां। क्या आ रही है, अनुकूल परिस्थितियां। अनुकूल परिस्थितियों में ये क्या करती है, सिस्टोब्लास्ट करती है, सिस्ट को क्या कर देती है, फाड़ देती है। ठोको ताली, ठीक है ना। सिस्टोब्लास्ट कर देती है और क्या करेगी, पुट्टिका खंडन। और पुट्टिका खंडन जैसे ही होगा क्या कर देगी, ये बाहर निकल जाएगी। कौन निकल जाएगी, अमीब्यूली बाहर निकल जाएगी। और बाहर निकली को अमीबा को क्या बोलेंगे, संतति अमीबा बोलेंगे। ठोको ताली, हो गया अपना चैप्टर, ठीक है ना। यहां से अपना कौन सा विभाजन कंप्लीट हो गया, विखंडन। मिलेंगे अगले टॉपिक में इसी के साथ में। धन्यवाद आप लोगों का।